जी। हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग। हम आ चुके हैं अपनी मास्टर सीरीज़ के डे 26 में और आज हम बात कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की। ठीक है, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में हम जानेंगे कि कैसे हमारी इंग्लिश हमारे इंडिया में इमर्ज हुई, कैसे आई, है ना, क्या ओरिजिन रहा, मैकले मिनट, मतलब जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं ना वो सारी चीज़ें हम कवर अप करने वाले हैं। ऑल्सो जो बच्चे यूजीसी नेट 2026 जून देने की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि पेपर 1 में हम सारा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं अपने 25 डेज़ में और अब डे 26 से हमारा रिवीजन स्टार्ट हो गया है फुल ऑन जोश के साथ। तो यू कांट मिस पेपर 1, मेक इट योर सुपर पावर। और मेरे पास कोई ऐसा स्पेसिफिक हुक्स नहीं है जो मैं आपको ऐसे वीडियो की शुरुआत के 50 सेकंड्स में डाल दूं और आप यहाँ रुके रह जाएं, ठहर जाएं, क्योंकि आई बिलीव कि मैं जब एक ट्रू सेल्फ के साथ आपको पढ़ा रही हूँ, कुछ चीज़ें सिखाना चाह रही हूँ, बताना चाह रही हूँ इन अ ईजियर वे, तो मुझे लगता है जो सीरियस बच्चे होंगे वो अपने आप रुक जाएंगे। उन्हें ऐसे हुक्स या फिर सो कॉल्ड ऐसे क्या बोलते हैं क्लिक बेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, है ना। तो इफ़ यू आर सीरियस इनफ यू आर एट द राइट प्लेस, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ काम की बात करते हैं और आपसे कहानी मनगढ़ंत चीज़ें बहुत होती नहीं है ना। अगर मैं बात करूँ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की, तो सबसे पहले हमारी बात आती है कि हमारी इंडिया में इंग्लिश आई कैसे। ठीक है, हमारे इंडिया में इंग्लिश आई कैसे, वो इमर्ज कैसे हुई। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे इंडिया में जो इंग्लिश आई है वो एजुकेशन के थ्रू नहीं बल्कि ट्रेड के थ्रू आई। अब हुआ क्या, जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, जो 1660 में इस्टेब्लिश हुई, उसमें हमारे कुछ ट्रेडिंग पोस्ट थे लाइक इन सूरत, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता। तो वहाँ पे क्या है, ट्रेड के थ्रू, मतलब एज अ कॉमर्स एशियन लैंग्वेज आई है। अब कॉपी पेन लेके बैठे हो तो हाईलाइट करते रहना जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम बताते जा रहे हैं। तो अराइवल ऑफ इंग्लिश आपने स्टेज पहली देखी जहाँ पे 1600 से 1765 तक की स्टेज आपको देखने को मिली, जहाँ हमने देखा कि हमारे जो इंडिया में इंग्लिश आई वो ट्रेड के थ्रू आई, ना कि एजुकेशन के मार्ग से। ठीक है, क्यों आई, जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश हुई 1600 में, वो डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स पे इस्टेब्लिश हुई, उसके ट्रेडिंग पोस्ट, तो वहाँ पे जो भी हमारी बात होती थी वो इंग्लिश में होती थी। तो इंग्लिश वॉज प्योरली ट्रांसैक्शनल लैंग्वेज फॉर कॉमर्स, नो सिस्टमेटिक अटेम्प्ट एट कल्चरल इम्पोजिशन येट। अभी तक कोई ऐसी बात नहीं थी कि इसे कल्चरल आइडेंटिटी दी जाएगी, इम्पोज कर दी जाएगी, एजुकेशन में लानी चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं था। ये बस एक बात थी कि हमारी ट्रेड लैंग्वेज के लिए यूज़ हो रही थी हमारी इंग्लिश। आ गया बात समझ में इतना, ठीक है। The shift from the trade language to the administrative language happened after the Battle of Plassey 1757 when Britain began पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर बंगाल। अब बंगाल में जैसे ही पॉलिटिकल कंट्रोल आया ना, वैसे ही क्या हुआ कि एक वो शिफ्ट दिखने लगा हमें इंग्लिश का ट्रेड लैंग्वेज टू एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज। इस पे स्टेज 2 पे आके हम समझेंगे कि हुआ क्या। तो बात ये हुई कि हमारा वो एक शिफ्ट तो होने लगा था, बैटल ऑफ प्लासे के बाद से थोड़ा थोड़ा शिफ्ट आने लगा था। फिर हमारी एक डिबेट हुई, द ग्रेट लैंग्वेज डिबेट 1813 से 1835 तक। वहाँ पे हमें दो अपोजिंग फैक्शंस देखने को मिले जिनका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू था हमारे इंडियन एजुकेशन को लेके। और इंडियन एजुकेशन आफ्टर चार्टर एक्ट ऑफ 1813 एलोकेटेड फंड्स फॉर एजुकेशन। एजुकेशन फंडिंग के लिए हमें दो पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिले, एक ओरिएंटलिस्ट का, एक एंजलिस्ट का। ओरिएंटलिस्ट में हमने देखा कि वो लोग फेवर कर रहे थे संस्कृत को, अरेबिक को, और मान रहे थे कि इंडिया जो जैसे जितना क्लासिकल ट्रेडिशन रखे हुए है, रिच ट्रेडिशन है उसका, वो मेंटेन रहना चाहिए और एजुकेशन शुड बिल्ड ऑन द नेटिव लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल वी हैव वेरन हेस्टिंग्स विजन इन द ओरिएंटलिस्ट व्यू। वहीं हमारे जो एंजलिस्ट थे लाइक मैकले, उनका ये फेवर कर रहे थे इंग्लिश मीडियम एजुकेशन को और क्लेम कर रहे थे कि वेस्टर्न साइंस वॉज सुपीरियर। तो इनका गोल क्या बन गया था कि क्रिएट इंग्लिश थिंकिंग इंडियन क्लास। इन्होंने इस डिबेट को जीत लिया और इस डिबेट को जीतने के बाद इसके कुछ मेन पॉइंट्स जो यूजीसी नेट में बहुत पूछे जाते हैं वो हम लाए हैं मैकले मिनट। तो मैकले मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन, अगर आपको लग रहा है जैसे कि मैं अगर आपको तेज पढ़ा रही हूँ
क्योंकि हो सकता है आपको कहानियाँ सुनने की आदत हो गई हो, तो आपको लग रहा हो कि मैंने अभी शुरुआत के 2-3 मिनट में ही इतनी सारी बातें समझा दी, है ना। तो मैं आपको ट्रीट कर रही हूँ ऐसा पोस्ट ग्रेजुएट बच्चा, नॉट अ 5th क्लास बच्चा, है ना। तो उस हिसाब से मैं पढ़ा रही हूँ। फिर भी अगर आपको चाहिए कि मैं और धीमे धीमे आराम आराम से पढ़ाऊँ, तो आई कैन ऑल्सो डू डैट। ठीक है, आप वैसे भी 2x पे सुनने की आदत हो गई होगी आज की दुनिया में, तो मुझे लगता है आपके लिए बेहतर होगा। ठीक, मैकले मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ, 1835 जो वो जीत गए थे, तो उन्होंने क्या किया था कि इनका जो नाम है थॉमस बेबिंगटन मैकले, इन्होंने अपनी एक फेमस मिनट ऑन 2 Feb 1835 टू गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, इन्होंने अपनी बात रखी। और इनके कोर आर्ग्यूमेंट क्या थे, किसके सामने रखी, लॉर्ड विलियम बेंटिक के। ठीक है, जो हमारे कौन थे, गवर्नर जनरल। तो इन्होंने अपने कुछ 4 आर्ग्यूमेंट रखे। पहला आर्ग्यूमेंट इनका ये था कि यूरोपियन लाइब्रेरी को ये सुपीरियर मान रहे थे। तो इनका कहना था, अ सिंगल शेल्फ ऑफ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी इज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया। इन्होंने पहली बात ये रख दी कि यूरोपियन लाइब्रेरी का एक शेल्फ ही ज़्यादा वर्थ रख रहा है इंडिया और अरेबिया की नेटिव लैंग्वेज से। दूसरा आर्ग्यूमेंट इन्हें रख दिया कि संस्कृत और अरेबिक की कोई प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं है हमारे मॉडर्न गवर्नेंस और साइंस में। तीसरा इन्होंने रख दिया कि इंग्लिश शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर एजुकेशन। चौथे की बात आती है, तो चौथा आर्ग्यूमेंट में इनका कहना आ गया कि एम टू क्रिएट अ क्लास ऑफ पर्सन्स इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट। ये लाइन आप थोड़ा सा एक बार फिर से अपने आप पढ़ के देखिए कि इनका चौथा आर्ग्यूमेंट क्या कह रहा है, कि ये एम कर रहे हैं ऐसा लोग बनाने की, क्लास ऑफ पर्सन्स जो खून से, कलर से तो इंडियन हो, लेकिन टेस्ट से इंग्लिश, ओपिनियन, मॉरल, इंटेलेक्ट से कैसे हो, इंग्लिश। ठीक है, दिस इज़ अ फेमस मिमिक मैन कॉन्सेप्ट लेटर थियोराइज्ड बाय होमी भाभा। होमी भाभा का कॉन्सेप्ट, चाहे मिमिक्री का हो, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, तो आपको इस सीरीज़ को मिस आउट नहीं करना है जो मास्टर सीरीज़ चल रही है। ठीक है, और चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सीक्वेंस में चल रही हैं, तो आपको टेंशन लेने वाली बात है नहीं। लॉर्ड वेंटिक ने इस चीज़ को पास कर दिया, मैकले मिनट को, और इंग्लिश एजुकेशन एक्ट हमारा आ गया 7 मार्च 1835 को, इम्प्लीमेंटिंग मैकलेस प्रपोजल। दिस सिंगल इवेंट इज द फाउंडेशनल ओरिजिन ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। तो हमारा फाउंडेशनल ओरिजिन आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि कहाँ से आया है ना। ये लाइन आ जाती है, तो इसको याद रखना। वी मस्ट एट प्रेजेंट डू आर बेस्ट टू फॉर्म अ क्लास हु मे बी इंटरप्रेटर्स बिटवीन अस एंड द मिलियंस whom we govern। ठीक है, मैकले मिनट का ये मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन, ये आपको याद रखना है। अब हमारी पहली स्टेज, दूसरी स्टेज तो आपको समझ में आ गई। अब जहाँ से इमरजेंस शुरू हुआ वो समझना है, स्टेज 3। तो स्टेज 3 में हमारा क्या आया कि वंस इंग्लिश एजुकेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड, अ क्लास ऑफ इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस इमर्ज्ड एंड दे बिगिन टू राइट इन इंग्लिश। जैसे जैसे इंग्लिश का इमरजेंस शुरू हुआ, लोग इंग्लिश सीखने लगे, तो लोग इंग्लिश में लिखने भी लगे, जिसने एक पैराडॉक्स क्रिएट कर दिया कि यूजिंग द कोलोनाइजर्स लैंग्वेज टू एक्सप्रेस द कोलोनाइज्ड आइडेंटिटी। मतलब ये वही बात हो गई कि कोई लोग आप पे रूल कर रहे हैं और आप उन्हीं की भाषा में अपनी चीज़ें बना रहे हो, है ना, उन्हीं की चीज़ें। यूजिंग द कोलोनाइजर्स लैंग्वेज टू एक्सप्रेस द कोलोनाइज्ड आइडेंटिटी, ये लाइन आप बहुत डेप्थ रखती है अपने आप में, अगर आपको ध्यान से देखेंगे तो। दिस टेंशन इज़ द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। और वो एक बात आ गई मिमिक्री टाइप वाली, जो होमी भाभा का कॉन्सेप्ट है ना, कि वो कहना आ गया कि इन लोगों ने हमारा ही लिटरेचर, हमारी ही लैंग्वेज को इमिटेट करके, मिमिक करके अपना लिटरेचर लिखा है। समझ रहे हो, फर्स्ट रिस्पॉन्स, सेकेंड रिस्पॉन्स, थर्ड रिस्पॉन्स, फोर्थ रिस्पॉन्स, 4 रिस्पॉन्स आए कि इमिटेशन ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोइट्री, translation and retelling of Indian myths, fiction representing Indian social reality and theorizing the Indian English language itself। ये चीज़ें आपको अभी हम डिटेल में पढ़ाए, ये तो चिंता करने वाली बात नहीं है, आपको सब समझ में आएगा।
उससे पहले हम आपको एक फ्लो चार्ट दिखा देते हैं जिससे आपकी आंखें खुल जाएं कि अभी तक आपने पढ़ा क्या है इन 10 मिनट में। 10 मिनट भी नहीं हुए होंगे आई गेस, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी का आपने देखा इस्टेब्लिशमेंट हमारा 1600 के अराउंड, वहाँ पे इंग्लिश एज अ ट्रेड लैंग्वेज थी केवल। फिर बैटल ऑफ प्लासी आ गया जहाँ आपने चार्टर एक्ट देखा। चार्टर एक्ट के बाद आपने देखा कि हमारी एक लैंग्वेज डिबेट हुई जिसमें मैकले मिनट को सहमति मिल गई और उससे बना इंग्लिश एजुकेशन एक्ट। और इंग्लिश एजुकेशन जो एलाइट लोग थे, मतलब जो पढ़ भी पा रहे थे, समझ भी पा रहे थे, इंग्लिश लिख भी पा रहे थे, उन्होंने लिखना शुरू कर दिया और इंग्लिश इंडियन इंग्लिश लिटरेचर बन गया। और पहला इंडियन इंग्लिश लिटरेचर नॉवल हमारा 1864 में आ गया बाय राजा राम मोहन वाइफ। नोबेल प्राइज़ हमारा 1930 में मिला है। और बिग 3 जो 1930 मेन थिंग है, आनंद नारायण राजा राव, ये तीनों हम अभी पढ़ेंगे। इंडिपेंडेंस का टाइम से लेके आगे तक, अभी प्रेजेंट तक हम सारी चीज़ें करेंगे, तो ये आपको समय समय पे समझ में आती रहेगी। उससे पहले हम जानते हैं एक ब्रिज कशूस 3 सर्कल्स ऑफ इंग्लिश हमारी आता है 1985 का कॉन्सेप्ट। उसमें बात क्या आ रही है कि देखो, ब्रिज कशरू का जो मॉडल है ना, वो इतना ज़्यादा रेवोल्यूशनरी रहा है क्योंकि इन्होंने 3 सर्कल्स में इंग्लिश को बांट दिया। समझ रहे हो? ऑल वेराइटीज ऑफ इंग्लिश आउटसाइड ब्रिटेन एंड अमेरिका वर सीन एज एरर्स एंड नॉन स्टैंडर्ड्स, क्योंकि वो बहुत गंदी आदत थी लोगों की कि जैसे होती नहीं लोगों की कि बस हमारी चीज़ अच्छी है, सामने वाला जो कर रहा है वो खामियाँ ही खामियाँ, गलतियाँ ही गलतियाँ हैं। तो वैसी ही बात आई कि जितनी भी वैरायटी ऑफ इंग्लिश थी ब्रिटेन और अमेरिका के अलावा, वो सारी एरर वाली, नॉन स्टैंडर्ड मानी जा रही थी। पर कशरू इसको चैलेंज किए और इन्होंने एक 3 सर्कल का वो बनाया, आप स्पेसिफिकेशन दिया, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, और बताया कि कैसे इंग्लिश कहाँ पे क्या रोल रख रही है। तो देखो, सबसे पहले ये ऐसे करके 3 सर्कल दिख रहे हैं, ठीक है। तो इनर सर्कल की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने बोला कि इनर सर्कल हमारा वो है जहाँ पे इंग्लिश एज अ नेटिव लैंग्वेज यूज़ हो रही है। फॉर एग्जांपल वी हैव द कंट्रीज यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, और वहाँ पे इंग्लिश का रोल क्या है? एज अ मदर टंग और द नेटिव लैंग्वेज। नॉर्म प्रोवाइडिंग सेट्स द स्टैंडर्ड। इनर सर्कल में वो लोग हैं जिनको इंग्लिश आ रही है, क्योंकि बहुत अच्छे से आ रही है, क्योंकि वो उनकी मदर टंग है। फिर हमारे आउटर सर्कल में आ रहा है इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, जहाँ पे मदर टंग नहीं है, सेकेंड लैंग्वेज की तरह है, लाइक इन इंडिया, नाइजीरिया, सिंगापुर, केन्या, पाकिस्तान। एंड द रोल इज इंग्लिश इज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, मतलब इंस्टीट्यूशंस के थ्रू इंग्लिश सिखाई जा रही है, लॉ में यूज़ हो रही है, एजुकेशन में यूज़ हो रही है, गवर्नमेंट में यूज़ हो रही है। देखो, कभी कभी किसी भी इंसान से कुछ भी वर्ड ऊपर नीचे स्लिप हो सकता है, तो ट्राई टू अवॉइड दैट। ओके, नॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक डेवलपिंग फॉर्म में दिखता है हमें कि क्रिएट्स ओन नॉर्म, नेटिवाइजेशन होता हुआ हमें दिखता है। वहीं एक जो हमारा थर्ड सर्कल होता है एक्सपेंडिंग सर्कल्स, इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज जहाँ पे होती है, लाइक इन द कंट्रीज चाइना, जापान, जर्मनी, रशिया, ब्राज़ील, इजिप्ट, वहाँ पे इंग्लिश का रोल होता है इंग्लिश लर्न एज अ फॉरेन लैंग्वेज फॉर इंटरनेशनल पर्पसेस। और ये डिपेंडेंट होते हैं और ये इनर सर्कल नॉर्म्स फॉलो कर रहे होते हैं। अब क्योंकि आउटर सर्कल में लोग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो वो अपने नॉर्म्स बना लेते हैं, बट एक्सपेंडिंग सर्कल में जो कंट्रीज़ हैं वो इंग्लिश बस सीख रही हैं फॉर इंटरनेशनल पर्पसेस, तो उनका नॉर्म बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट होता है इनर सर्कल पे। तो आई होप आपको ये 3 जो सर्कल्स के कॉन्सेप्ट हैं ये समझ में आ गए होंगे। इसके साथ में हमारे पास कुछ सोशियो लिंग्विस्टिक टर्म्स हैं जो आपको जाननी ज़रूरी हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं और आप अटके रह जाते हैं क्योंकि आपको मालूम ही नहीं होता है। तो जब 2 लैंग्वेज हमारी वेराइटीज़ में कोएग्जिस्ट कर रही होती हैं एक सेम कम्युनिटी में, तो डैट इज़ कॉल्ड द डायग्लोसिया। जो इनसे रिलेटेड स्कॉलर हैं उनका नाम है चार्ल्स फर्गसन। यहाँ पे क्या है, 2 लैंग्वेज वेराइटीज़ को एग्जिस्ट इन द सेम कम्युनिटी। एक बहुत हाई फॉर्मल लेवल की हो सकती है, एक लो या इनफॉर्मल लेवल की हो सकती है, बट को एग्जिस्ट कर रही होंगी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि कचरू से नेटिवाइजेशन याद रखना है, डायग्लोसिया किससे याद रखना है, फर्ग्यूसन से याद रखना है, और कचरू के 3 सर्कल से याद रखने हैं। इनको मिक्स नहीं करना है।
नेटिवाइजेशन की अगर मैं बात करूँ, ब्रिज कट थ्रू इंग्लिश अडेप्टेड टू लोकल कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट, जहाँ पे हमें नई वोकैब, ईडियम, सिंटैक्स इमर्ज होते हुए दिख रहे हैं. फॉर एग्जांपल, प्रीपोन, आउट ऑफ स्टेशन, डू द नीडफुल, लाइक द वर्ड्स. कोड स्विचिंग जनरल लिंग्विस्टिक में हमको देखने को मिलता है मीन्स द शिफ्टिंग बिटवीन द टू लैंग्वेज इन द सेम कन्वर्जेशन. कॉमन इन अर्बन एजुकेटेड इंडिया है, जहाँ पे हम इंग्लिश यूज कर रहे हैं ना, स्विच कर रहे हैं, बीच में हिंदी भी बोल दे रहे हैं, इंग्लिश भी बोल दे रहे हैं, डैट इज कोड स्विचिंग. बाइलिंगुअलिज्म क्या होता है, ये भी जनरल लिंग्विस्टिक का पार्ट है. एबिलिटी टू यूज टू लैंग्वेजेस विद इक्वल और नियर इक्वल कॉम्पिटेंस, मतलब आप जिस हिसाब से हिंदी बोल पा रहे हैं उसी हिसाब से इंग्लिश भी बोल पा रहे हैं, डैट इज बाइलिंगुअलिज्म. और मोस्ट एजुकेटेड इंडियंस आर फंक्शनली बाइलिंगुअल. इंटरलैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ तो लैरिस लिनकर आपको याद रखने हैं. इट इज़ द इंटरमीडिएट लैंग्वेज सिस्टम ऑफ अ लर्नर बिटवीन L1 एंड L2. ये आपको ELT में देखने को मिलेगा. जब हम वो देखते हैं ना कि इंग्लिश कैसे सीखते हैं, वो वाली चीज़. लैंग्वेज प्लानिंग की अगर बात करूँ, अगेन बाय हॉगन, डिलिबरेट गवर्नमेंट पॉलिसी टू रेगुलेट लैंग्वेज यूज. यहाँ पे 3 लैंग्वेज फार्मूला इन इंडिया इज अ फॉर्म ऑफ लैंग्वेज प्लानिंग. लैंग्वेज इन लिंग्विस्टिक इम्पेरियलिज्म, लास्ट बट नॉट लीस्ट, रॉबर्ट फिलिप्सन, जो आपको याद रखना है, मतलब एक किसी लैंग्वेज का डोमिनेंस होना ओवर अदर्स थ्रू कॉलोनियल पावर स्ट्रक्चर्स. और ये हमारी पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी जो एडवर्ड सईद और स्पिवाक है उसको कनेक्ट कर रही है. और अगर आपने ये पोस्ट कॉलोनियलिज्म थ्योरी नहीं पढ़ी है तो भैया आप मिस आउट कर रहे हो. पढ़ लेना. एक वन शॉट लेक्चर्स बने हुए हैं, वो भी आधे आधे घंटे के, उसमें भी आफत आ रही है. बताओ क्या किया जाए, डांटा जाए? चलो डांटे के बाद में पहले हमने देख लिया ब्रिज कट थ्रूज, देख लिए जितने भी हमें सोशियो लिंग्विस्टिक टर्म्स जानने की ज़रूरत थी वो हमने देख लिया. उसके साथ साथ हमने कैसे इंग्लिश इमर्ज हुई वो भी देख लिया. अब हम देखेंगे अर्ली फेज़ के राइटर्स, उनकी डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं हम. और सबसे पहले हमारे पास आते हैं हमारे हेनरी लुई विवियन डिरोजियो. 1809 to 1831 हमारे फर्स्ट इंडियन इंग्लिश पोइट, जिनको आपको याद रखना है. इनका जन्म, मृत्यु, मूवमेंट, की वर्क्स अब याद रखने हैं क्योंकि हमारे ये पहले इंग्लिश पोइट रहे हैं. ठीक है. 1809 कैलकाटा born, died 1831 at the age of 22 due to cholera, and he participated in the movement Young Bengal movement. The key work is फकीर of जंजीरा. 1828 का वर्क है. और ये हैं कौन? ये एक टीचर हैं एट द हिंदू कॉलेज कैलकाटा, ऑफ इंडियन पोर्टुगीज descent, inspired by European romanticism, Shelley, Byron and Keats. अब रोमेंटिसिज्म अगर नहीं पढ़ा है तो बताओ, मैं हाथ पकड़ के आपको चलवाऊँ या मैं आपसे कहूँ कि बेटा मास्टर सीरीज़ में जाके पढ़ लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में भी 50 दिन नहीं बचे हैं ना. यू कांट मिस दिस. यंग बंगाल मूवमेंट क्या है कि एक 19th सेंचुरी में रेशनलिस्ट और रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट चल रहा था जिसमें डियोजो ने पार्टिसिपेट किया है. और उनके जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्वेश्चन किया है ट्रेडिशन, सुपरस्टिशन, कास्ट हियरार्की, ब्लाइंड रिलीजियस फेथ को. द मूवमेंट वॉज शॉर्ट लिव्ड बट हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट. लिटरेरी स्टाइल अगर इनका देखें तो रोमांटिक टोन, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट मिक्सड विद इंडियन माइथोलॉजिकल रेफरेंसेस. ही रोट sonnets, odes and narrative poems. The key works is the Fakir of Jangira, and that is a romantic narrative poem set in Bengal. Poems to India, my native land, and that is the famous sonnet based on the theme nationalist laments of India decline. What is the significance? Significance is that the first Indian to write poetry in English with a distinctly Indian emotional core paved the way to entire Indian English tradition. आपको अब समझ में आ गया होगा. इनकी कुछ लाइन्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछ ली जाती हैं. मतलब देखो, जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वही यहाँ आपको दिख रही है, फालतू की गाथा तो दिख नहीं रही है, तो इसलिए इसको याद रखना. माई कंट्री इन द डे ऑफ ग्लोरी पास्ट, अ ब्यूटियस हेलो सर्कल राउंड द ब्रो. ये टू इंडिया माई नेटिव लैंड की कुछ लाइन्स हैं जो आपको
याद रखनी है, और अगर हो सके तो इस वाली पोम को पूरा पढ़ लेना क्योंकि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। वहीं अगर मैं बात करूँ तोरू दत्त की 1856 1877 द मोस्ट ब्रिलियंट इंग्लिश Indian English literature boys, born in 1856 Calcutta and died in 1877 at the age of 21 by tuberculosis। अच्छे लोग बहुत जल्दी चले जाते हैं, कोई ना कोई आपने देखा ही है, वजह रहती है। लैंग्वेज बंगाली, इंग्लिश, फ्रेंच इनको आती थी। रिलीजन इनका क्रिश्चियन था, कन्वर्टेड। और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसलिए थे क्योंकि शी न्यू she knew English, French and Sanskrit. Turu Dutt died at 21 years, left two major poetry collections, a French novel and an unfinished English novel called The Most Remarkable Woman Who Has Ever Written in the English Language by Edmund Gosse. The thing is, you have to remember Diogeo and Rosio and Toru Dutt. टोरू डट जो हमारी सबसे ब्रिलियंट वॉइस रही हैं उनको क्यों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। सबसे पहले आपने देखा इनको 3 लैंग्वेजेस, बंगाली, इंग्लिश, फ्रेंच, तीनों लैंग्वेजेस इनको आती हैं। और ये क्योंकि बहुत जल्दी ये गुजर गई, फिर भी इन्होंने अपने 2 मेजर पोइट्री कलेक्शन पब्लिश किए हैं, आपको वो देखने हैं। अ शीफ ग्लिंड इन फ्रेंच फील्ड, translations of French romantic poems into English, published during her lifetime, shows mastery of French poetry traditions. And the second one is Ancient Ballads and the Legends of Hindustan, 1882, her most famous work, published posthumously. Poems retelling stories from the Ramayana, Mahabharata and Purans combines Western poetic form ballad with Indian content. This is the की यूजीसी नेट टेक्स्ट, ये अगर आपको मालूम हो, इसलिए सारी चीज़ें लिख दी गई हैं कि जिससे कोई बच्चा अगर पीडीएफ भी पढ़ रहा है ना तो उसको एक आइडिया रहे कि क्या चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ नहीं है, इसलिए सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो पीडीएफ्स हैं वो आपके कहाँ मिलती हैं? टेलीग्राम ग्रुप पे मिलती हैं। तो एंशिएंट बैलेड्स एंड लेजेंड ऑफ हिंदुस्तान आपको पढ़ना है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। बाइनेगा और द यंग स्पेनिश मेडन की अगर मैं बात करूँ, ये फ्रेंच नॉवल है, अनपब्लिश्ड ड्यूरिंग हर लाइफ। ऐसे ही इनके वर्क हैं और इन्होंने इंडियन वुमेन को यूज़ इंग्लिश ब्रिलियंटली, ये चीज़ दिखाते हुए इन्होंने अपना वर्क लिखा है। डेमॉन्स्ट्रेटेड सिंथेसिस ऑफ ईस्ट एंड वेस्टर्न लिटरेचर। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट बाइलिंगुअल इंडियन लिटरेरी फिगर। अब ट्रैप आपका कहाँ पे आता है वो भी आपको दे दिया गया है। शीफ ग्लिंड 1876 का जो वर्क है वो उसमें फ्रेंच से इंग्लिश में ट्रांसलेशंस हैं और जो एंशिएंट बैलेड्स है उसमें इंडियन मिथ्स इन इंग्लिश हैं। तो एक जगह फ्रेंच को इंग्लिश में किया है, एक जगह जो हमारे इंडियन मिथ्स माइथोलॉजिकल टेक्स्ट हैं लाइक महाभारत, रामायण, उनको इंग्लिश में किया है। ठीक है, इनको आपस में मिलाना मत। दिन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश नॉवल, जस्ट अ मिनट, फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश नॉवल, born in 1838 बंगाल और डाइड इन 1894। इनका जो फर्स्ट इंडियन इंग्लिश लिटरेचर नॉवल है दैट इज़ राजा राम मोहन्स वाइफ, 1864 का फेमस बंगाली वर्क आनंद मठ है। तो ये आपको याद रखना है। राजा राम मोहन्स वाइफ में आपको क्या है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ एक सीरियलाइज्ड इंडियन फील्ड magazine, first known novel written by an Indian in English, social realist narrative about a woman trapped in a bad marriage in rural Bengal, shows the influence of Victorian fiction like of Dickens, George and Eliot। देखो, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर से जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करती गई हैं, तो आपको इतना परेशानी, इतना लोड लेने वाली बात नहीं है क्योंकि आपको सारी चीज़ें यहाँ पे दे दी गई हैं। सिग्निफिकेंस की अगर मैं बात करूँ तो थ्रू हिज इंग्लिश लिटरेरी आउटपुट इज स्लिम, द हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस ऑफ राजा मोहन, सॉरी जस्ट अ मिनट, द थिंग इज़ कि अभी मैं राजा राम मोहन बोल रही हूँ,
है ना, शायद अभी मैंने 2-3 बार राजा राम मोहन ही बोला है। दैट्स माई मिस्टेक, मेरे को गलत निकल गया मेरे मुंह से। दैट आई एम सॉरी फॉर डैट। दैट इज़ नॉट राजा राम मोहन, दैट इज़ राज मोहन्स वाइफ। देखो कभी कभी आप इतना ज़्यादा ऐसे पढ़ लेते हो ना कि सारी चीज़ें मिक्स होने लग जाती हैं। तो थिंग इज़ कि अभी सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, मतलब उल्टा पुल्टा इन द सेंस कि आपको ये याद रखना है कि मैंने जो राजा राम मोहन बोल दिया है, अगर मेरे को जो लग रहा है कि अभी तक जो मैंने बोला है राजा राम मोहन, दैट इज़ इनकरेक्ट एंड राज मोहन इज़ करेक्ट। ये हमने देखा कि ये दिखा रहा है कि कैसे एक बंगाली वुमेन बैड मैरिज में मतलब पहुंच के उससे कैसे एक सोशल रियलिस्ट नैरेटिव हमको देखने को मिल रहा है वहाँ से। और why did he stop writing in English? Bankim felt English was too removed from his audience. He returned to Bengali and produced his major work Anand Math, which contained the Bande Mataram. Significance अगर हम देखें तो through his English literary output is slim. The historical importance of Raj Mohan's wife was the first Indian English literature novel is unquestionable. आपको ये एज अ फर्स्ट नॉवल तो याद ही रखना है, और फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश नॉवल बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को याद रखना है। मुझे लगता है मैंने शुरुआत में भी आपसे राजा राम मोहन ही बोला है, दैट इज़ इनकरेक्ट, सॉरी फॉर डैट। देखो कहीं पे भी अगर हमसे भी गलती होती है तो वहाँ पे हम आपको बता देते हैं तुरंत तुरंत, क्योंकि इंसान हैं, हो जाती है कभी कभी गलती हमसे भी, है ना, रोबोट तो है नहीं हम। रविन्द्रनाथ टैगोर इंडिया ग्लोबल लिटरेरी एम्बेसडर, जहाँ आपको देखने को मिल रहा है एक नोबेल प्राइज़ भी, है ना। इनके गीतांजलि तो आपने पढ़ा ही है, बॉर्न डेथ तो आप देख ही सकते हैं ना। नोबेल प्राइज़ 1913 का हमारा नोबेल प्राइज़ प्राइमरी लैंग्वेज, अभी जल्दी में ही रविन्द्रनाथ टैगोर जी की वो, हाँ जल्दी में ही हुई है। प्राइमरी लैंग्वेज बंगाली, ट्रांसलेटेड टू इंग्लिश, ऑल्सो नोन फॉर जन गण मन। गीतांजलि सॉन्ग ऑफरिंग्स है हमारा कलेक्शन ऑफ प्रोज पोएम ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय टैगोर हिमसेल्फ। द नोबल कमिटी डिस्क्राइब देम प्रोफाउंडली सेंसिटिव, फ्रेश एंड ब्यूटिफुल वर्स। दीज वर ओरिजिनली बंगाली पोएम्स। मतलब आप देख रहे हो कितना ज़्यादा बंगाल बंगाल बंगाल, समझ रहे हो लिटरेचर में। की पॉइंट फॉर एग्ज़ाम आपको क्या याद रखना है, ये याद रखना है कि टैगोर रोट इन बंगाली, हिज वर्क्स इंग्लिश वर्क्स आर सेल्फ ट्रांसलेशंस, दिस नॉनसेंस इज़ फ्रिक्वेंटली टेस्टेड। तो ये पूछ लेता है तो याद रखना। और जितने भी ट्रांसलेटेड वर्क्स हैं हमारे, लाइक गोरा हो गया, घर वैरी हो गया, चोकरबाली हो गया, द पोस्ट ऑफिस हो गया, तो ये ऐसे वर्क्स हैं जो ज़्यादातर पूछ लिए जाते हैं। और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है इंडियन स्पिरिचुअल एंड फिलोसफिकल थॉट ऑन टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, इंस्पायर्ड बाय W.B. Yeats, हु रोट द इंट्रोडक्शन ऑफ गीतांजलि। तो ये भी याद रखना कि इंट्रोडक्शन किसने लिखा है। श्री अरविंदो को अगर मैं बात करूँ, आपको फिलोसोफर और पोइट इन इंग्लिश, इनका मेजर वर्क सावित्री आपको याद रखना है, अ लेजेंड इन अ सिंबल, अब एपिक पोएम ऑफ 23,813 लाइन्स इन इंग्लिश, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट पोएम इन इंग्लिश लिटरेचर। और ये बेस है हमारे महाभारत स्टोरी पे ऑफ सावित्री एंड सत्यवान। इनके और वर्क द लाइफ डिवाइन याद रखना है, ऐसे ऑन गीता, कलेक्टेड पोएम्स। और इनको हम देखते हैं कि ये कैसे इंडियन फिलोसफी लाइक वेदांत योग को इंग्लिश में एक्सप्रेस कर रहे हैं विदाउट लूजिंग इट्स डेप्थ। हिज इंग्लिश इज एलिवेटेड, क्लासिकल एंड मिल्टॉनिक इन स्कोप। कॉन्टेक्स्ट आपको ये याद रखना है कि अरविंदो कैम्ब्रिज में अपनी पढ़ाई लिखाई किए हैं, वहाँ से एजुकेटेड हुए हैं, और ही वॉज ओरिजिनली अ पॉलिटिकल रिवोल्यूशनरी बिफोर रिट्रीटिंग टू पौंडीचेरी फॉर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। तो श्री अरविंदो आपने जान लिए, रविन्द्रनाथ टैगोर जान लिए। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने बिग 3 पे, राजा राव's फेमस प्रीफेस। जैसे मैं इंडियन इंग्लिश लिटरेचर बोल रही हूँ ना, तो वो इंग्लिश पहले आ जा रहा है, इंग्लिश इंडियन, तो वही कुछ ऐसा हो जा रहा है। अब द थिंग इज़ कि मैं अपने आप को भी ब्लेम नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि भाई साहब आई एम इन हैवी मेडिकेशन, कि उतना ज़्यादा प्रॉपर्ली मेरे को चीज़ें
क्या बताऊँ, इतनी ज़्यादा नंबनेस है, मतलब मैं अपनी बात कहने में भी 4 बार सोच रही हूँ। तो आप मेरे को बीमार समझ के ये मत सोचिए कि मैं आपको कुछ गलत पढ़ा दूँगी, क्योंकि इसीलिए ज़्यादातर चीज़ें आपको यहाँ लिखी हुई दिखेंगी, समझ लो। ज़्यादातर चीज़ें आपको लिखी मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा, क्योंकि आई वॉन्ट कि आपकी हेल्प हो जाए। तो मैं आपसे थोड़ा थोड़ा बोल के पीछे पढ़ाऊँ और आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इन वीडियोस से कर लो। क्योंकि देखो, ये चैनल जब भी शुरू किया था ना, बहुत उम्मीद के साथ शुरू किया था, ये सोच के कि मैं आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लिमिटेड टाइम में प्रोवाइड करूँगी, जिससे आपकी मदद हो पाए, आपको एक परफेक्ट चीज़ें मिल पाएँ कि कैसे हम स्मार्ट टेबल्स के थ्रू चीज़ों के साथ बहुत आसानी से चीज़ें कवर अप कर सकते हैं। बट ड्यू टू हेल्थ इश्यूज़ इतने ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं कि आई एम अंडर हैवी मेडिकेशन, तो वो चीज़ें प्रोसेस नहीं हो पा रही हैं। अब मैं ऐसा आपको बैठ के पढ़ा भी रही हूँ ना, तो मेरे को एक नंबनेस सी है। तो ना तो मेरे को पढ़ाने में मज़ा आ रहा है, ना मेरे को एक वो पूरी तरीके से जो होता नहीं है कि इंसान जगा हुआ है, बिल्कुल वो वाली चीज़ भी नहीं है। तो आप कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो लिखी हुई हैं उन पे ध्यान देना, क्योंकि 1-2 वर्ड ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट द थिंग इज़ लिखा हुआ है यहाँ पे सब ठीक है और आपको कंटेंट सब बढ़िया मिल रहा है। बस मेरा समझाने वाला जो चीज़ है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, वो भी मैं जल्द से जल्द ठीक करूँगी। और वैसे हालात तो ऐसे हैं कि आई कैन गिव up on this series, but the thing is I have promised you to complete this series, तो I will definitely do this। तो ये मत सोचना कि मैम बीमारी में ये है तो बस पता नहीं अगला लेक्चर डालेंगी नहीं डालेंगी, तो डालेंगी, सब करेंगी, सब पढ़ाएंगी, लेकिन आप थोड़ी सी दिक्कत समझ लो, बस अभी के लिए समझ लो, एंड वी विल कम स्ट्रॉन्गर। ठीक है, ये देखो, ये एक टेबल है ना, ये बड़ी प्यारी टेबल है। प्यारी टेबल मतलब यहाँ आपको बिग 3 देखने को मिल रहे हैं, मुल्क राज आनंद, आर के नारायण और राजा राव। ठीक, इनका बहुत बोलबाला है, इनका बोलबाला ऐसे है कि ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में। और ना, अभी मैंने सही बोला, इनका वर्ड डेथ आप याद रखेंगे, ठीक है। फर्स्ट नॉवल इनका याद रखेंगे, मुल्क राजा आनंद का अनटचेबल, इनका स्वामी एंड फ्रेंड्स, और राजा राव का कांथापुरा। ये तीनों नॉवल आपको कायदे से पढ़ने हैं। पढ़ने इनका मतलब इनकी सिर्फ समरी नहीं, इसमें क्या कैरेक्टर्स हैं वो सारी चीज़ें आपको ठीक से पढ़ना है। इसका थीम फोकस लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, टोन, इन्फ्लुएंसेस, कीवर्ड्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। तो आई होप कि आप जब ये 3 पढ़ लेंगे तो अपने आप करने लग जाएंगे, समझ में आ जाएगा। ये आप एक बार इसको पढ़ लेना, आपको सब समझ आ जाएगा, कुछ भी कठिन नहीं लिखा है, सब इजी इजी लिखा है, ठीक है। राजा राव प्रेफेस टू कंठपुरा जो है वो मैनिफेस्टो रहा है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का, और ये ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसमें तुम को क्या याद रखना है कि देखो, इसमें तुमको याद ये रखना है कि ये सबसे पहली बात तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, और इसमें 3 पॉइंट्स याद रखने हैं, 3-4 पॉइंट्स। द लैंग्वेज प्रॉब्लम, सबसे पहली बात कि इंग्लिश इज़ नॉट द इंडियाज नेटिव लैंग्वेज, येट राजा राव आर्ग्यूज इट हैज़ become almost our own language through generations of use. He called it an alien tongue that has been domesticated। तो कांथापुरा में आपको ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं, तो आपको ये मतलब इसके प्रेफेस में आपको ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। नैरेटिव ट्रेडिशन, उन्होंने कहा कि इंडियन वे ऑफ टेलिंग अ स्टोरी इज़ फंडामेंटली डिफरेंट, रूटेड इन पुराण ट्रेडिशन, हरिकथा स्टोरीज। मतलब उनका मेन कहना वो ये था कि हमारा नज़रिया अलग है, हमारी बात कहने का तरीका अलग है, वो सारी चीज़ें अलग हैं। हम लैंग्वेज आपकी यूज़ कर ले रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कॉपी कर रहे हैं, काइंड ऑफ थिंग, है ना। तो नैरेटिव ट्रेडिशन हो गया, चाहे लैंग्वेज प्रॉब्लम हो गया, वो कह रहे हैं आप अंग्रेजी विदेश की है तो क्या हुआ, हम उसको सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो हमारी हो गई है, हमने अपना लिया है, एलियन टंग बोल दिया, ठीक है। सेंटेंस प्रॉब्लम, ही आर्ग्यूज इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर लीनियर, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फॉर्म जैसे कि होता है, वो इंडियन पैटर्न्स थॉट को कैप्चर नहीं कर पा रहा है। इंडियन स्पीच एंड थॉट फ्लो इन लॉन्ग रिदमिक serpentine sentences. He tries to recreate this in Kanthapura's prose।
सॉल्यूशन इंडियनाइजेशन की, इंग्लिश को यूज़ तो करो लेकिन थोड़ी सी इंडियन सेंसिबिलिटी के साथ करो, मतलब इंडियन इमेजेस, मेटाफर्स में रिदम्स डाल दोगे तो लैंग्वेज ऑफ द टेक्स्ट मस्ट ब्रीथ इंडियन लाइफ इवन इन द वर्ड्स आर इंग्लिश। ठीक है, इंडियनाइजेशन आपको समझ में आ गया होगा। नरेटर ऑफ द कंथापुरा, द नॉवल इज नरेटेड बाय अचक, एन ओल्ड विलेज वुमेन। दिस choice itself in its the preface theory, the narrative voice is that of an oral tradition storyteller, a grandmother figure telling the village story of Gandhian resistance. The thing is कि जैसे कि दादी लोग कहानियाँ नहीं सुनाती थी, वैसे ही वो चीज़ को ही रिफ्लेक्ट आउट करने के लिए जो कांतापुरा की नरेटर हैं वो अचक्का हैं, एक ओल्ड विलेज वुमेन। ये लाइन भी याद रखना है आपको। वी कैन नॉट राइट लाइक द इंग्लिश, वी शुड नॉट, वी कैन नॉट राइट ओनली एज इंडियन, वी हैव ग्रोन टू लुक एट द लार्ज वर्ल्ड एज अ पार्ट ऑफ अस, वी नीड टू एक्सपेरिमेंट विद द इंग्लिश लैंग्वेज टू फाइंड अ सिंटेक्स एंड अ कैडेंस विच इज ट्रूली इंडियन। ये हमें प्रीफेस में देखने को मिला है। हरी कथा आपको मालूम है, जो भी हमारी डिवोशनल स्टोरी टेलिंग होती है साउथ इंडिया में, है ना, जहाँ पर नरेटर कहानियाँ बताता है हिंदू एपिक्स से, दैट इज़ हरी कथा। अब आपको ये फाइनल एक स्मार्ट टेबल दी जा रही है जहाँ पे हर एक राइटर का पीरियड, कीवर्ड, थीम, स्टाइल दे रखा है, तो ये आपको कवर अप करना है अपने आप से। मतलब ये तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया है ना, तो पढ़ा दिया है, बस आपको कवर अप करना है, चाहे वो हमारे तोरू दत्त हो गई या बंकिम चंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर, श्री अरविंदो, मुल्क राज आनंद, आर के नारायण, राजा राव, ये सारे हमने आपको पढ़ा दिए हैं। ये दैट्स इट फॉर द डे। आपको वीडियो पॉज करके करते रहना। मालगुडी डेज, मतलब यहाँ पे जितने भी ये वर्क्स लिखे हुए हैं ना, इतने इतने तो पढ़ ही लेना। लाइक अनटचेबल हो गया, सावित्री हो गया, स्वामी एंड फ्रेंड्स हो गया, कंथापुरा हो गया, है ना, द कैट एंड द शेक्सपियर हो गया। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए जो आए हुए हैं, और ये आपको देख के ही समझ में आ जाएगा कि आपको आंसर कैसे करने हैं, और इसके आंसर आपको कमेंट डाउन करने हैं, क्योंकि ये 10 क्वेश्चंस मैं आपके लिए हर एक लेक्चर के बाद आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जिससे आपको पूरा लेक्चर जब कंप्लीट हो जाए तो ये 10 क्वेश्चन लगा के आपको पता लग जाए आपने कितना क्या सीखा। हु रोट द प्रीफेस टू कंथापुरा, अभी मैंने बताया है, जल्दी से बताओ। विच इज़ कंसिडर्ड एट द फर्स्ट नॉवल, जो मैं इतनी देर से आपसे राजा राम मोहन कर रही थी, है ना, राजमोहन वाइफ। तो सारी वही चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं जो आती हैं, टेंशन नॉट। तोरू दत्त का एंशिएंट वैलेट्स एंड द लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान, डेट पूछ ली, 3 सर्कल्स पूछ लिए, मुल्क राज आनंद का अनटचेबल पूछ लिया, का प्रीफेस किसने लिखा है ये पूछा है, मैकले मिनट पूछ लिया, नोबेल प्राइज़ किस लिए लिया है ये पूछ लिया, टाइग्लोसिया क्या होता है, सोशल लिंग्विस्टिक टर्म्स पढ़ाए हैं ना, क्यों पढ़ाए हैं, इसीलिए पढ़ाए हैं। सो दैट्स इट फॉर द टुडे। आपको इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में जितनी चीज़ें जानने की ज़रूरत थी वो मैंने आपको करा दी हैं। इसी के साथ में अभी आपको अगर हम बताएं, चाहे वो अरुंधति रॉय हो या प्रेजेंट की जो कुछ चीज़ें हैं, बिग 3s हैं, उनको थोड़ा और डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है, जिनका मैं एक अलग लेक्चर कल डे 27 के में ले आऊँगी। एंड यू हैव टू गो विद दिस टुडे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हो तो कर लेना, वहाँ पे वीडियोस PDF मिलती हैं, PDF के साथ साथ प्रैक्टिस शीट मिलती हैं, वो कर लेना। आप पेपर 1 को भी साथ साथ में देखते रहो, डेट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। सो आई थिंक मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके।